गामा एक ऐसा पहलवान था जिसकी कहानियां सुने तो लगता है कोई मिथिकल कैरेक्टर था या किसी मार्वल यूनिवर्स का कोई सुपर हीरो। ना सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया में कोई रेसलर इसका चैलेंज कबूल करने को तैयार नहीं था। गामे की पहलवानी बरसगीर के लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बन गई थी। दुनिया के इस अजीम तरीन रेसलर की कहानी जानिए इस वीडियो में। गामा एक ऐसा पहलवान था जिसके वाकयात अगर आप सुने तो ये किसी मार्वल यूनिवर्स का कैरेक्टर मालूम होता है, जैसे ये कोई सुपर हीरो था और किसी और ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था। एक मिथिकल कैरेक्टर लगता है, किसी ग्रीक मिथ की तरह इसकी कुश्तियों की एक दास्तान है जिसमें वो अनडिफीटेड रहा। शायद इसीलिए गामे पहलवान को ईस्ट का हरकुलिस कहा जाता है। इसकी कहानियां बाज़ औक़ात तो इतनी अनबिलीवेबल है कि यकीन नहीं आता, लेकिन ये कहानियां कोई वर्क ऑफ फिक्शन नहीं था और ना ही किसी कॉमिक बुक में लिखी गई थी, बल्कि उस वक्त के अखबारों और मैगजीन्स में रिपोर्ट होती रही। ये एक ऐसा पहलवान था जो मरते दम तक बूढ़ा नहीं हुआ। अपने 52 साल के करियर में ये कोई कुश्ती नहीं हारा। उसने अपने करियर में 5000 कुश्तियां जीती और उसे कोई भी नहीं हरा सका। लेकिन ये कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि एक जीता जागता पहलवान था। गामे को अगर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा पहलवान कहा जाए तो गलत ना होगा। गामा पहलवान का नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। गामा उसका निकनेम था। 22 मई 1878 को जब पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब एक हुआ करते थे, उस वक्त अमृतसर के जब्बोवाल गांव में पैदा हुआ था। वो कश्मीरी पहलवानों के एक खानदान से ताल्लुक रखता था। गामे का वालिद भी एक मशहूर पहलवान था और वो मशहूर जमाना नून पहलवान का नवासा भी था। गामे का आबाई ताल्लुक तो कश्मीर से था, लेकिन उसके दादा ने अमृतसर की तरफ हिजरत की थी। उसके बाप अजीज बख्श ने पहलवानी के फन में नाम कमाया और रियासत दतिया के हुक्मरान भवानी सिंह की सरपरस्ती में चला गया था। गामा पहलवान की उम्र 6 साल ही थी जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया और वो यतीम हो गया। इसके बाद फिर वो अपने नाना नून पहलवान के पास आ गया। नाना के इंतकाल के बाद उसकी सरपरस्ती और ट्रेनिंग उसके मामू ईदा पहलवान ने की और उसे अखाड़े में उतार दिया। कहते हैं ये ईदा पहलवान ही था जिसने अहद किया कि वो गामे को एक चैंपियन बनाएगा। गामा के एक और मामू बूटा पहलवान ने गामा और उसके भाई इमाम बख्श को उस्ताद माधु सिंह की शागिर्दी में दे दिया। 4 बरस तक इसने वहां पर भी ट्रेनिंग की। गामा अगरचे अखाड़ों में ही पला बढ़ा था और उसके खानदान में और भी पहलवान थे, लेकिन गामा उनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल था। गामा पब्लिक की नजरों में उस वक्त आया जब वो सिर्फ 10 साल का था। 1988 में उसने जोधपुर में होने वाली कुश्ती के एक मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान से 400 पहलवान आए थे। कहते हैं जब ये मुकाबले हुए तो देखने वाले लोग हैरान थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। इस मुकाबले में एक 10 साल का लड़का तमाम पहलवानों को पीछे छोड़ रहा था। एक एक करके तमाम पहलवान मुकाबले से निकलते जा रहे थे, मगर इस लड़के की अजीब हिम्मत थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग सांस रोके इस अजीबो गरीब मुकाबले को देख रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह भी हैरत ज़दा था कि ये कैसा अजीब मुकाबला है जिसमें तमाम तजर्बेकार नामवर पहलवान एक एक करके निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक 10 साल का लड़का मैदान में जमा हुआ है। आखिरकार महाराजा ने मुकाबले का फैसला सुनाते हुए इस 10 साल के लड़के को मर्दे मैदान करार दे दिया। ये गामे पहलवान की कामयाबियों का आगाज था, जिसके बाद हर तरफ उसके चर्चे होने लगे। इस मुकाबले के बाद ही इसे महाराजा ऑफ दतिया और महाराजा ऑफ पटियाला की पेट्रोनेज भी मिल गई, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने की हामी भी भर ली। दास्तान शहज़ोरा जो बरसगीर के पहलवानों पर लिखी गई एक मशहूर किताब है, उसके राइटर अख्तर हुसैन शेख के मुताबिक 15 साल की उम्र तक गामे का ये हाल था कि वो एक जहरीला तीर बन चुका था। कहते हैं भवानी सिंह जहां किसी उभरते हुए पहलवान का शोहरा सुनता, वो गामे को तीर की तरह उसकी तरफ चला देता और उसका ये तीर हदफ पर लगने के बाद वापस आ जाता। हर बार कामयाबी इसका मुकद्दर बनती और यूं महाराजा भी खुश होता।
कहते हैं जब गामा अभी 9 उम्र ही था तो तब तक वो हिंदुस्तान के तमाम पहलवानों को शिकस्त दे चुका था जिनका उससे सामना हुआ था। कहते हैं एक दफा मुकाबले में गामे ने रियासत दतिया के एक नामी ग्रामी पहलवान गुलाम महिउद्दीन को इस कदर तेजी से चित किया कि उस कुश्ती का नाम ही अधमिनटी कुश्ती पड़ गया। इस फतह के नतीजे में वालिए रियासत दतिया की जानिब से गामा को 20,000 रुपए और 22 सेर वजनी चांदी का एक गुर्ज इनाम में दिया गया। गामा को पूरे हिंदुस्तान में फेम उस वक्त मिला जब 1895 में उसका मुकाबला कश्मीरी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ, जो उस वक्त रुस्तम हिंद और अनडिफीटेड पहलवान था। रहीम बख्श ज्यादा तजुर्बेकार था और 7 फुट से ज्यादा ऊंचा था। सिर्फ 17 साल के गामे को शिकस्त देना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। गामे की उम्र और तजर्बा उसके मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन नौजवान गामे ने इस कुश्ती में अपने मशहूर हरीफ को बहुत टफ टाइम दिया। मुकाबले में उसके नाक और कान से खून भी बहने लगा था। यह मुकाबला 3 घंटे जारी रहने के बाद बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गया। 1960 में शाये होने वाले जरीदे नकूश के लाहौर नंबर के मुताबिक गामा पहलवान और रहीम बख्श सुल्तानी वाला के दरमियान 4 मुकाबले हुए। लाहौर, जूनागढ़ और इंदौर में होने वाले बैक टू बैक मुकाबले कई घंटे जारी रहने के बाद बगैर किसी नतीजे पर खत्म हुए। कहते हैं एक मुकाबले में रुस्तम हिंद रहीम सुल्तानी वाला जब गामे को चित ना कर सकने के गम में अगले रोज अखाड़े से ही गायब रहा तो उसके उस्ताद कल्लू पहलवान ने वजह पूछी तो वो कहने लगा कि उस्ताद, मुझसे कल छोकरा ना गिर सका, बस यही गम खाए जा रहा है। कल्लू ने सुल्तानी वाला को जो जवाब दिया वो भी गामे के रोशन मुस्तकबिल की खुली दलील थी। उसने कहा कि गामे से बराबर रहना भी तेरा ही काम था, उसे मामूली छोकरा ना कहो। इन कामयाबियों के बाद गामे को अगले रुस्तम हिंद के तौर पर देखा जाने लगा। ताहम रहीम बख्श सुल्तानी वाला को जेर करने के लिए उसे मजीद कुछ साल इंतजार करना पड़ा। गामा ने सवाए रहीम बख्श के हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मशहूर पहलवानों को शिकस्त दे दी थी और साथ ही अब उसकी तवज्जो आलमी रेसलिंग की तरफ मरकूज हो गई थी। गामा पहलवान 1910 में अपने भाई इमाम बख्श के साथ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए यूरोप गया, मगर इटली और फ्रांस में किसी ने उसके मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं की। गामे का यह ट्रिप एक बंगाली मिलियनेयर ने स्पॉन्सर किया था। लंदन में उसके मुकाबलों का अहवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब गामा पहलवान अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन पहुंचा तो उसे वहां चैंपियन ऑफ चैंपियन सीरीज मुकाबलों में शिरकत करना थी। उसका कद 5 फुट 7 इंच था। छोटा कद होने की वजह से उसे इन मुकाबलों में शिरकत की इजाजत ही नहीं मिली। गामा इस सूरत हाल से बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ। उसने मुकाबलों के बाहर एक रिंग लगा दिया और चैलेंज दिया कि वो किसी भी वेट कैटेगरी के 3 पहलवानों को 30 मिनट के अंदर शिकस्त दे सकता है। गामा पहलवान ने यह भी ऐलान किया कि जो पहलवान उससे 5 मिनट कुश्ती लड़ेगा वो उसे 5 पाउंड इनाम देंगे, चाहे वो किसी भी वेट कैटेगरी से हो, और अगर वो कुश्ती हार गया तो हिंदुस्तान वापस चला जाएगा। यहाँ पहलवानी के इवेंट में दुनिया भर से पहलवान मौजूद थे। पहले तो किसी ने इस हिंदुस्तानी पहलवान को सीरियस नहीं लिया। तवील इंतजार के बाद गामे को एक चैलेंजर मिला। ये एक मशहूर अमेरिकी पहलवान डॉक्टर बेंजामिन रोलर था, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक पेशावर फुटबॉल खिलाड़ी भी था और उसे मैन ऑफ स्टील कहा जाता था। गामे ने रोलर को 2 बार शिकस्त दी। पहली बार 1 मिनट 40 सेकंड में और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में। ऐसी स्पीड से किसी ने कुश्तियां खत्म होती कम से कम लंदन में नहीं देखी थी। इसके बाद जो भी उससे मुकाबला करने आए वो मिनटों में ढेर हो गए। अगले दिन गामे ने 12 रेसलर्स को बैक टू बैक हरा दिया और कोई उसे पिछाड़ न सका। गामे के इस टूर का बड़ा इम्तिहान पोलैंड के एक रेसलर ज़बिस्को की सूरत में पेश आया, जो उस वक्त एक आलमी चैंपियन था। गामे का उससे सामना 10 सितंबर 1910 को चैंपियनशिप जॉन बुल बेल्ट और 250 पाउंड की इनामी रकम के फाइनल में हुआ। मैच के आगाज में गामे ने ज़बिस्को को नीचे गिराया। ज़बिस्को को अंदाजा हो गया कि उसके लिए बचना मुश्किल है, इसलिए वो बहाने करने लगा। कभी वो मैट पकड़ लेता और कभी रिंग को। एक टेक्निकल ग्राउंड बनाकर उसने रेफरी से कुश्ती कैंसिल करने की दरखास्त भी की, लेकिन 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस मैच को बिलाखिर बराबरी पर खत्म कर दिया गया और तय यह हुआ कि 1 हफ्ते बाद दोनों में फिर से मुकाबला होगा। 17 सितंबर को गामा रिंग में पहुंच गया, लेकिन ज़बिस्को अपने होटल रूम से रिंग में ना पहुंचा और यूं गामे को इस मैच का फातेह करार दे दिया गया। गामे का कहना था कि जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं छलांग मारकर अखाड़े में उतरा।
फिर ज़बिस्को का नाम पुकारा गया, लेकिन वो वहां कहीं भी मौजूद नहीं था। 3 या 4 बार नाम पुकारने के बाद मेरा दाएं बाजू फजा में बुलंद किया गया और मुझे फातेह करार दे दिया गया। जॉन बुल बेल्ट और आलमी चैंपियन का खिताब मिला। अगले दिन अखबारों में भी हेडलाइन लग गई कि वर्ल्ड चैंपियन बाय डिफॉल्ट। इस कुश्ती का जिक्र ज़बिस्को ने 1937 में शाये होने वाली अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द बॉक्सिंग रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में भी किया है। ज़बिस्को लिखते हैं कि पटियाला के महाराजा ने शेर पंजाब को इन मुकाबलों में यूरोपियन रेसलर्स को हराने के लिए भेजा था और उसको एक इश्तिहारी हरबा या मार्केटिंग गिमिक समझते हुए मैंने ये चैलेंज नजरअंदाज कर दिया। ताहम ये रवैया उस वक्त तब्दील हुआ जब ज़बिस्को ने गामा पहलवान को अमेरिकन रेसलर डॉक्टर बेंजामिन रोलर के साथ देखा। उसने लिखा कि मैं गामा और इमाम बख्श को देखकर हैरान रह गया। इससे पहले मैंने कभी इन दोनों से बेहतर एथलीट और पहलवान नहीं देखे थे। गामा वाकई शेर पंजाब कहलवाने का हकदार था। गामा ने दीगर मशहूर पहलवानों को भी स्टोर में शिकस्त दी, जिनमें स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियाज, यूरोपीय चैंपियन जोहान लीम और स्वीडन के जेस पीटरसन भी शामिल थे, जो उस वक्त के बड़े चैंपियन रेसलर थे। गामा ने जापान के जूडो चैंपियन तारो मियाकी, रूस के रेसलर जॉर्ज हैकनश्मिथ और अमेरिकन ग्रेट रेसलर फ्रैंक गॉच को भी खुला चैलेंज दिया, जो आलमी चैंपियन होने के दावेदार थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी गामा के साथ रिंग में मुकाबला करने की दावत कबूल नहीं की। 1910 में गामा अपनी इंग्लैंड की मुहिम के फौरन बाद वापस हिंदुस्तान आया और एक बार फिर रुस्तमे हिंद के एजाज के लिए लखनऊ में उसका सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। इस मैच की भी बहुत धूम थी। तब गामा लंदन से वापस आया था और उसे यकीन था कि इस मर्तबा ये दंगल उसके नाम होगा। इलाहाबाद में 50,000 तमाशाइयों के सामने ये मैच हुआ। ये वो दंगल भी था जिसमें एक तरह से नए रुस्तमे हिंद का भी ऐलान होना था, और वही हुआ जिसकी लोग तवक्को कर रहे थे। गामे ने यह दंगल सख्त मुकाबले के बाद जीत लिया और यूं उसने रुस्तमे हिंद का एजाज भी अपने नाम कर लिया। उम्र के 27वें साल गामा ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो तमाम पहलवान जो उससे शिकस्त खा चुके हैं दोबारा किस्मत आजमाई करते हुए उसके मुकाबले में आ सकते हैं। 3 साल तक खामोशी रही और कोई उसके मुकाबले में आने की जुर्रत न कर सका। आखिरकार उसने अपने ऐलान में एक और लालच भी शामिल कर दिया कि जो पहलवान उसे शिकस्त देगा उसे वो 7,000 रुपए इनाम देगा। इस ऐलान के बाद हसन बख्श मुल्तानी ने यह मुकाबला करना मंजूर किया और कलकत्ता में यह कुश्ती होना तय पाई। गामे की उम्र उस वक्त 32 बरस थी। गामा ने इस बार भी बहुत मुख्तसर वक्त में अपने हरीफ को पिछाड़ दिया और हसन बख्श को रुस्वाकुन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। कई आलमी चैंपियंस को शिकस्त देने के बावजूद गामे ने हमेशा यह माना कि रहीम बख्श सुल्तानी वाला वो सबसे मजबूत पहलवान था जिसका सामना उससे किसी कुश्ती के रिंग में हुआ। गामे की पे दर पे फतूहात ने उनके लिए नाम जरूर कमाया, लेकिन साथ ही साथ उनके करियर में एक अजीब सूरत हाल भी थी, क्योंकि अब कोई रेसलर उनका सामना करने को तैयार ना था। गामे ने एक तरह से इस फातिहाना आइसोलेशन की सूरत में तकरीबन 20 साल गुजारे। ऐसे में पटियाला के महाराजा ने 1928 में एक बार फिर गामा और ज़बिस्को का मुकाबला कराने का इंतजाम किया। यह मुकाबला पटियाला में होना था और इस तारीखी दंगल को देखने के लिए हिंदुस्तान भर से तकरीबन 1.5 लाख लोग मैदान में जमा हुए। मुकाबला शुरू होते ही यह जाहिर हुआ कि गामे का मुकाबला करने की ज़बिस्को में सलाहियत बिल्कुल भी नहीं। वो इस मैच में गामा के सामने 1 मिनट से भी कम वक्त में शिकस्त खा गया और यह मुकाबला टोटली वन साइडेड साबित हुआ। सिंगापुर के एक अखबार की 3 मार्च 1928 को शाये होने वाली खबर के मुताबिक गामा बिजली की सी तेजी से झपटा और ज़बिस्को को पिछाड़कर उसकी छाती पर बैठ गया और अवाम को यह समझने में कुछ वक्त लगा कि मुकाबला वाकई खत्म हो चुका है। अखबार के मुताबिक ज़बिस्को ने इस मुकाबले के बाद गामा को एक शेर और स्पोर्ट्समैन कहा। कहते हैं महाराजा पटियाला ने इस दंगल के बाद अपना हीरो का हार गामे को दे दिया और उसके एजाज में एक परेड का भी एहतमाम किया गया जिसमें गामे को महाराजा के हाथी पर बिठाया गया। महाराजा ने उसका सालाना 6,000 वजीफा भी मुकर्रर कर दिया, लेकिन यह भी एक रवायत है कि इस परेड में गामे ने हाथी पर बैठने से इनकार कर दिया था और उसने अपने चाहने वालों के साथ पैदल चलने को तरजीह दी।
फरवरी 1928 में गामा ने जेस पीटरसन को शिकस्त दी, जो उसके करियर की आखिरी रिकॉर्ड शुदा कुश्ती थी। उस वक्त वो 51 इयर्स का था, लेकिन उम्र से ज्यादा ये मुखालिफिन की कमी थी, जिसकी वजह से गामे का करियर खत्म हुआ। पूरी दुनिया में गामे का सामना करने को कोई भी पहलवान तैयार नहीं था। इसके बाद भी उसके कुछ मुकाबले हुए, लेकिन वो ज्यादा काबिल जिक्र नहीं थे। उनमें गामा की फतह पहले से यकीनी थी और ऐसा ही हुआ। गामा के पोते नासिर भोलू, जो कि खुद भी एक मशहूर पहलवान रहे हैं, उन्होंने गामा के खाने और ट्रेनिंग की एक मुख्तसर झलक पेश की है। कहा जाता है कि गामा रोजाना 15 लीटर दूध, 3 किलो मक्खन गोश्त, 9 किलो बादाम और 3 टोकरियां फल की खाते थे। गामा की रोजाना की ट्रेनिंग रूटीन में 5000 बैठकें, 3000 दंड निकालना और 40 से ज्यादा पहलवानों के साथ कुश्ती करना शामिल था। बैठकें लगाने के लिए वो एक 95 यानी 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला पंजाब में आज भी ये डिस्क मौजूद है। गामे को महाराजा रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फल और 20 पाउंड बादाम की सरदाई भी फराहम करता था। गामे की इस तरह की खुराक का खर्चा ये महाराजे ही उठा सकते थे और ज्यादातर उसके करियर में महाराजा ऑफ पटियाला ने ही यह खर्चा उठाया। कहते हैं पाकिस्तान बनने के बाद एक दफा उन्होंने उस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से दरखास्त की कि अगर हुकूमत मेरी खुराक का बंदोबस्त कर दे तो मैं दुनिया भर के टाइटल्स पाकिस्तान की झोली में डाल सकता हूँ। मगर गवर्नर जनरल को जब गामा पहलवान की खुराक का इल्म हुआ तो उन्होंने कानों को हाथ लगाते हुए ये मामला हुकूमत को भिजवा दिया। हमारे पाकिस्तानियों को अपने पहलवान का तो पता नहीं, लेकिन मगरबी दुनिया में गामा की बहुत पहचान है। ब्रूस ली कराटे की दुनिया का बादशाह और मशहूर स्टार था, वो भी गामा का फैन था और गामा की ट्रेनिंग और वर्जिश के तरीकों के आर्टिकल्स पढ़ता था। उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन बॉडी में गामा पहलवान के दंड, बैठकों और वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके अपनाने का भी जिक्र किया है। एक वीडियो गेम शैडो हार्ट्स में गामा का किरदार पहलवान भी डाला गया है। इसके अलावा जापानीज कॉमिक बुक टाइगर मास्क में भी गामा को खिराजे तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुए तो गामा अपने खानदान के साथ अमृतसर से लाहौर के इलाके मोहनी रोड पर मुंतकिल हो गया, जो एक हिंदू आबादी वाला इलाका था। शहर में फसादात की फिजा थी। कहते हैं इस दौरान गामा पहलवान और उनके खानदान के अफराद ने इलाके के हिंदुओं से वादा किया कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन होती तो गामा और उसके साथी उनकी हिफाजत के लिए मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाते ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। कहते हैं गामे को अंदाजा हो गया कि ये लोग यहाँ महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए उनके भारत जाने का खर्चा भी उसने उठाया और फिर जब वो इंडिया जा रहे थे तो गामा खुद उन्हें साथ बॉर्डर तक छोड़ने गया। इंडिया से आने वाले जो मुहाजिरीन रास्ते में कत्ल किए गए थे, गामे ने उनकी लाशें भी रावी किनारे एक कब्रिस्तान में दफना दी। मशहूर भारतीय अखबार द हिंदू में 31 अक्टूबर 2013 में पी सेनात के मजमून में लिखा गया कि फसादात के दौरान गामा एक चट्टान की मानंद अपने हिंदू पड़ोसियों को शरपसंदों से बचाने के लिए खड़ा हो गया। एक रेसलर को इंसानी बुनियादों पर इतना ही मजबूत होना चाहिए। गामा पहलवान की मौत से चंद साल पहले उसे एक सांप ने काट लिया था, लेकिन कुछ मेडिकल एड देकर उनकी जान बचा ली गई। ताहम आने वाले सालों में उसकी सेहत बिगड़ती गई। कहते हैं आखिरी अय्याम में उनके लिए फाइनेंशियली बहुत मुश्किल वक्त हो गया था। हुकूमत ने 300 रुपये वजीफा लगा रखा था, लेकिन ये नाकाफी था। गामे के कुछ चाहने वाले उसकी मदद करते रहे। 1959 में गामा को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। गामा 23 मई 1960 को इस दुनिया से रुखसत हो गया और इन्हें लाहौर में पीर मक्की मज़ार के करीब कब्रिस्तान में दफन किया गया। गामा पहलवान की 2 बीवियां थीं, जिनमें उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। पांचों बेटे छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। ताहम उनके खानदान में पहलवानी उनके बड़े भाई इमाम बख्श के तवस्सुत से जारी रही, जिनकी औलाद में भोलू बरादरान पहलवानों ने खूब नाम कमाया। गामा पहलवान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा था। शायद हमें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं कि वो कितना बड़ा फिगर था। ये बात हमेशा ज़ेरे बहस रही कि पाकिस्तान में गामे पहलवान को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। गामा पहलवान एक तरह से बरतानवी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस की अलामत भी था, खास तौर पर जब वो लंदन गया और उसने वहां सब इन गोरे पहलवानों को चित करना शुरू किया। इसकी कामयाबियां यहाँ बरसगीर के लोगों में भी इसीलिए सेलिब्रेट की जाती थी कि किस तरह वो इस कॉलोनियलिज्म का गुरूर खाक में मिला रहा था और उन नेशंस के रेसलर्स को
नीचे गिरा रहा था, जो अपने आप को एक सुपीरियर ह्यूमन समझते थे। यहाँ अखबारात में भी उन्हें बरतानवी राज के खिलाफ मकामी मज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश किया जाने लगा। इस हवाले से अमेरिकन राइटर तानिया जेम्स की कहानियों पर मुश्तमिल एरोग्राम्स की एक कहानी लॉयन एंड पैंथर इन लंदन में जिक्र मिलता है, जिसमें वो गामा और इमाम बख्श पहलवान की लंदन आमद और कॉलोनियलिज्म के अरूज के दौरान इन देसी पहलवानों की नफ्सियात और कैरेक्टर की अक्कासी करती हैं। बड़ौदा के सायाजी बाग म्यूजियम में एक 1200 किलोग्राम का वजनी पत्थर पड़ा हुआ है, यानी इसका वजन 2 हाथी के बच्चों या एक टोयोटा करोला जितना है। कहते हैं गामे ने इसे यूं उठाया था जैसे कोई घास फूस हो। वो इसे छाती पर उठाकर चला फिरा और फिर रख दिया। ये सिर्फ गामा ही कर सकता था। ऐसे बोझ गामे ने बेशुमार उठाए। उसने पाकिस्तान और भारत के तकसीम होने पर पाकिस्तान आकर एक और बोझ हम पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसने और उसके खानदान ने पाकिस्तान आकर रहने को तरजीह दी। लेकिन हम शायद गामे का बोझ नहीं उठा सके। ये बोझ उसके लेजेंड का था, उसकी कामयाबियों का था, उसके सुपर हीरो किरदार का था। शायद गामा कोई सियासी पहलवान होता तो हमारी तारीख में उसकी भी वाह-वाह होती, मुजस्मे लगते, कोर्स की किताबों में उसका जिक्र होता, एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता। लेकिन वो एक असली पहलवान था और लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन था, जिसे हमने कोई खास अहमियत ना दी। गामे जैसा रेसलर ना तो कोई था और ना कोई उसके बाद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।